Hello, students. So, here we are with another book from library. And today the book is in Hindi. It is about Jadugar Sangeetagya, Tansen. And the book is written by Ashok Dabar. Okay. So, here we are with book. तानसेन जादूगर संगीतज्ञ, लेखन और चित्रांकन अशोक बाबर, हिंदी अनुवाद रमेश बख्शी. So this starts like this. हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम ग्वालियर है. इसी शहर में अपने समय के सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन की समाधि है. खूबसूरती से तराशे गए पत्थरों से बनी इस समाधि के पास ही एक इमली का पेड़ है. विश्वास किया जाता है कि इस इमली के पत्ते को खा लेने से और समाधि को छू लेने से कोई भी गायक अपने स्वर को आवाज़ परिष्कृत कर सकता है. यह बात जैसे जादू जैसी लगती है, वैसे ही तानसेन की कहानी भी जादुई है. आज भी कई प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के संगीत की शैली को अपनाते हैं जो ग्वालियर घराने के नाम से विख्यात है. करीब 400 वर्ष पहले ग्वालियर के नज़दीक एक गांव में एक संपन्न कवि मुकुंद मिश्रा सपत्नीक रहते थे. उनका एकमात्र दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी. एक मित्र की सलाह पर मिश्रा जी सुप्रसिद्ध संत और संगीतज्ञ मोहम्मद गौस के आशीर्वाद प्राप्त करने ग्वालियर गए. मोहम्मद गौस ने ये कहते हुए कि ईश्वर की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा हो, मिश्रा की बाह पर एक गंडा बांध दिया. बात सच निकली. मिश्रा के यहाँ पुत्र रत्न पैदा हुआ. उसका नाम रखा गया तानसेन. तानसेन जब बड़ा हुआ तो उसके पिता ने लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षक रखे, लेकिन तानसेन की रुचि किसी और बात में अधिक थी. वह अपने मित्रों के साथ पास के जंगल में चला जाता और पशु पक्षियों की आवाज़ों की नकल करता था. एक समय की बात है, जंगल में से गायकों का एक दल गुजर रहा था. तानसेन एक झाड़ी में छिप गया और शेर की तरह दौड़ने लगा. यह आवाज़ एकदम शेर के गुर्राने जैसी थी कि गायक सचमुच डर गए. जब बालक तानसेन सामने आया तो गायकों के गुरु ने उसकी इस नकल की तारीफ की. शाबाशी पाकर तानसेन ने पशु पक्षियों की आवाज़ की और भी नकल सुनाई. गुरु तानसेन की इस अनुकृति से बहुत प्रभावित हुए. वे गुरु थे सुप्रसिद्ध संगीत शिक्षक हरिदास. हरिदास ने तानसेन को अपना शिष्य बनाना चाहा. तानसेन के पिता से मिलने पर वे बोले, इस बालक में अद्भुत प्रतिभा है. अपने एकमात्र बेटे को हरिदास के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने वृंदावन भेजने के लिए तानसेन की माँ बहुत मुश्किल से राजी हुई. लगभग 10 वर्ष तक गुरु हरिदास के साथ तानसेन ने संगीत शिक्षा प्राप्त की. संगीत के मूल स्वरों सा रे ग म प ध नी सा से शुरू करके तानसेन ने तानपुरा बजाने के साथ गायन के मूल पाठ सीखे. उसने भारतीय गायन के विभिन्न रागों के साथ इन रागों के द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया. राग में इतना बल है कि वह किसी को हर्षित करके नृत्य विभोर कर सकता है, तो किसी को इतना दुखी कर सकता है कि उसकी आँखों से आंसू झरने लगे.
एक दिन घर से खबर आई कि तानसेन के पिता बहुत बीमार हैं। जब तानसेन घर पहुंचा तो पिता को मृत्युशैया पर पाया। मुझे खुशी है बेटे की जानवरों की आवाज़ की नकल करने के बाद तुम एक संगीतज्ञ बन गए हो। ये थे पिता के आखिरी शब्द। जाओ बेटे और मोहम्मद गौस से मिलना। माँ की देखभाल करने के लिए तानसेन घर रुक गए, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनकी भी मृत्यु हो गई। अब तानसेन आज़ाद थे। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए मोहम्मद गौस के पास अगली शिक्षा प्राप्त करने जा सके, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार अपने वर्तमान गुरु हरिदास से नए गुरु के पास जाने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए पहुँचे। हरिदास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें अपने पिता की इच्छा का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत है, क्योंकि तुम मेरे बेटे की तरह हो। तानसेन ने 3 वर्ष तक अपनी संगीत प्रतिभा के विकास के लिए मोहम्मद गौस से शिक्षा पाई। मोहम्मद गौस ने उनकी पहचान करवाई ग्वालियर के राजा से। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। तानसेन अक्सर राजा के राजभवन जाते और एक दूसरे को गीत सुनाते और सुनते। राजभवन अक्सर जाने के बीच तानसेन की मुलाकात हुई राजा की एक दासी हुसैनी से। हुसैनी अपने नाम के अनुरूप सुंदर थी। तानसेन उससे प्रेम करने लगे और बाद में उनसे शादी कर ली। कुछ साल बाद मोहम्मद गौस की मृत्यु हो गई। वे अपनी संपत्ति और संपदा तानसेन के नाम छोड़ गए। तानसेन मोहम्मद गौस के घर में रहने लगे और वहीं उनका परिवार फला फूला। एक दिन की बात है, ग्वालियर के पास रीवा के महाराजा की ओर से एक संदेशवाहक तानसेन के पास आया। महाराजा रामचंद्र ने तानसेन को दरबार के राजगायक बनाने का निमंत्रण दिया। यह बहुत बड़ा सम्मान था और इसी के कारण तानसेन की ख्याति बढ़ने लगी। महाराजा रामचंद्र ने तानसेन के गायन की बहुत प्रशंसा की और उन्हें कई उपहार दिए। एक बार महाराजा ने उन्हें सोने की 1000 मुहरें भेंट में दी। फिर एक बार सम्राट अकबर रीवा पधारे। महाराज रामचंद्र ने अपने राज अतिथि के मनोरंजन के लिए तानसेन के गायन का आयोजन किया। सम्राट अकबर को तानसेन का गायन बेहद अच्छा लगा। लौटने के बाद सम्राट ने रीवा नरेश को एक संदेश भेजा, जिसमें यह निवेदन था कि तानसेन को उनके राज दरबार में भेज दें। राजा रामचंद्र तानसेन को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन साथ ही महाबली अकबर को नाराज भी नहीं कर सकते थे। अकबर हिंदुस्तान के सम्राट थे और राजा रामचंद्र अकबर साम्राज्य के बीच एक छोटे से राज्य में छोटे से राजा। इसी कारण राजा रामचंद्र ने अपने सिपाहियों के साथ तानसेन को राज उपहार के रूप में एक दरबार से दूसरे दरबार में भेज दिया। राजधानी आगरा में तानसेन का भव्य राजकीय स्वागत किया गया। तानसेन के संगीत से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुल्क का सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्रदान किया। तानसेन उनके दरबार में एक नवरत्न बन गए, एक ऐसे रत्न जो राज दरबार की सबसे अच्छी प्रतिभा कहलाते थे। दरबार में तानसेन सम्राट अकबर, अन्य दरबारियों और राजकीय मेहमानों के साथ गाने बजाने के अलावा बहुधा अकेले सम्राट के लिए भी गाते थे। रात में सम्राट को शांतिपूर्ण सोने के लिए वे राग सुनाते थे और ख़ास राग सुनाकर वे सम्राट को धीमे से जगाते भी थे। तानसेन के संगीत के बारे में कई कहानियाँ सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो उन्हें सुनने के लिए आसपास पशु पक्षी इकट्ठा हो जाते थे। एक बार सम्राट शिकार पर गए थे और उन्हें एक सफ़ेद हाथी दिखाई दिया। वह हाथी वे अपने लिए चाहते थे। हुआ यह कि हाथी पकड़ लिया गया और राजभवन लाया गया।
हाथी भयानक और जंगली था। उसे पालतू बनाना आसान काम नहीं था। अब तानसेन ने यह सुना तो वे वहाँ गए जहाँ हाथी सांकलों से बंधा था और अपने प्रशिक्षकों से जूझ रहा था। तानसेन ने तानपुरे पर गाना शुरू किया। धीरे धीरे हाथी शांत हो गया और कुछ समय बाद सम्राट उस पर सवारी करने में सफल भी हो गए। सम्राट अकबर ने तानसेन को कई सम्मान और उपहार दिए। तानसेन को राजभवन के बहुत नज़दीक रहने के लिए मकान भी दिया गया। एक दिन की बात है कि शाम के समय सम्राट अकबर की इच्छा तानसेन से मिलने की हुई। सम्राट पधारे तो तानसेन गा रहे थे और तानपुरा बजा रहे थे। सम्राट बरामदे में चुपचाप बैठ गए और गायन सुनते रहे। सम्राट अकबर तानसेन के संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गले से हीरो जड़ा हार उतारकर तानसेन को भेंट कर दिया। दरबार के कुछ लोग सम्राट द्वारा तानसेन को दिए जा रहे सर्वोच्च सम्मान के कारण ईर्ष्या से जलने लगे। वे योजना बनाने लगे कि तानसेन का पतन कैसे हो। उन लोगों ने सम्राट अकबर द्वारा तानसेन को दिए गए हीरों के हार को चुरा लिया और सम्राट को यह कहा कि तानसेन ने यह हार भारी कीमत लेकर बेच दिया है। अब तानसेन की राज दरबार में पेशी हुई और वह हार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो वे परेशान होकर रह गए। सम्राट आग बबूला हो गए और गुस्से से बोले, तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा जब तक तुम गले में वही हार पहनकर मेरे सामने नहीं आओगे। तानसेन परेशान हो गए। कोई नहीं था जिनके पास वह जाते। आखिरकार उन्हें राजा रामचंद्र का ख्याल आया। वे रीवा के लिए रवाना हो गए। तानसेन की आप बीती सुनकर राजा रामचंद्र ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चलो कोई राग सुनाओ। तानसेन ने राजा को सुंदर राग सुनाए। राजा ने कहा, बहुत खूब, तुम्हारा गायन सर्वश्रेष्ठ है। मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। फिर राजा रामचंद्र ने तानसेन को रत्न जटित पादुकाएं उपहार स्वरूप दी। तानसेन तत्काल आगरा के लिए रवाना हो गए। सम्राट के सामने पादुकाएं रख दी। वे बोले, जहाँ पना, कृपया इसमें से हीरे निकाल लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। पादुकाओं का मूल्य उस हीरों वाले हार से भी कई गुना अधिक था। सम्राट ने तत्काल यह भांप लिया कि उन्होंने तानसेन के प्रति न्याय नहीं किया है। उन्होंने कहा, तुम्हारा संगीत हीरो जवाहरतों से कई गुना कीमती है। तुम राज संगीतज्ञ के रूप में दरबार में फिर लौट सकते हो। तानसेन की ख्याति दूर दूर तक फैलती रही। लोग कहने लगे कि तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ हजारों वर्ष में एक बार ही पैदा होते हैं। तानसेन के दुश्मन फिर ईर्ष्या से जलने लगे और उन्हें नीचा गिराने की योजना बनाने लगे। दरबारियों ने सम्राट को सुझाव दिया कि वे तानसेन को दीपक राग सुनाने के लिए कहें। सारे रागों में दीपक राग बहुत ही कठिन राग माना जाता है। असली बात यह है कि इस राग के कारण इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि न केवल दीपक ही जल उठते हैं बल्कि गायक का शरीर भी जलने लगता है, यानी तानसेन इसके कारण जलकर खाक हो जाएगा। जब सम्राट अकबर ने तानसेन को दीपक राग सुनाने को कहा तो उसने प्रार्थना की, जहाँ पनाह, इसे सुनाने से गायक के शरीर में भी आग लग जाती है। लेकिन सम्राट ने बात नहीं सुनी। वे जोर देकर बोले, तुम हिंदुस्तान के सबसे महान गायक हो और इस चुनौती को तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। तानसेन को दीपक राग सुनाने का खतरा मालूम था, लेकिन तानसेन को यह भी मालूम था कि मेघ राग गाने से बरसात शुरू हो जाएगी और यह राग उसी समय गाया जाए तो वह आग की लपेट से बच जाएंगी।
लेकिन मैं दोनों राग एक ही समय में कैसे गा सकता हूँ? तानसेन खुद ही परेशान होकर सोचने लगे। वे अपने घर के बाग में घूम रहे थे। सहसा उन्हें एक ख्याल आया कि शायद रूपा, जो गुरु हरिदास की शिष्या है, इस राग को गा सकेगी। गुरुजी की इजाज़त से रूपा ने गाने की स्वीकृति दे दी। रूपा खुद भी बहुत ही अच्छी गायिका थी। तानसेन को इस तैयारी में 15 दिन लग गए। सम्राट की मंजूरी से 2 सप्ताह बाद रूपा ने मेघ राग गाना सीख लिया और उसने मेघ राग को बहुत अच्छे ढंग से गाना सीखा। इस आयोजन के दिन दरबार खचाखच भरा था। लोग दूर दूर से तानसेन के दीपक राग को सुनने के लिए इकट्ठा हुए, क्योंकि यह राग कठिन था और इसे गाना हिम्मत का काम था। जैसे ही सम्राट आए और अपने सिंहासन पर बैठे, तानसेन ने दीपक राग का आलाप लिया। आलाप राग की शुरुआत है। जैसे ही तानसेन ने गायन शुरू किया, पहले तो हवा गर्म हुई, फिर बहुत तपन शुरू हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। पेड़ पौधे के पत्ते झुलस कर गिरने लगे। झरनों से बहता पानी खौलने लगा। पंछी भागने लगे। तभी सहसा दीपक जल उठे और लोग उठती हुई लपटों को देख दहशत से भागने लगे। लेकिन सम्राट सहसा उठ खड़े हुए और जो गुलाब उनके हाथ में सदा रहता था गिर गया और झुलस गया। और तानसेन का शरीर आग से तपने लगा। लेकिन राग में डूबा तानसेन गाता चला गया। तानसेन की ऐसी बीमार हालत में देखकर रूपा चिंतित हो गई। पहले तो वह सकुचा गई, लेकिन उसने मेघ राग गाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके स्वर गूंजकर फैलने लगे, आकाश में बादल घिरने लगे। फिर आकाश बादलों के घर घना काला होने लगा। बिजली चमकी और सहसा बारिश होने लगी। लोग उठकर बरसते पानी में चले गए। फिर सारा वातावरण सामान्य हो गया। तानसेन की तारीफ के पुल बंध गए। सम्राट बहुत खुश थे, लेकिन इस महान संगीतकार को करीब करीब खोने का दुख होने लगा। वह महान संगीतकार दीपक राग से उत्पन्न गर्मी के भयानक तपन से बीमार हो गया। लगातार 2 महीने तक बीमार रहा। बाद में तानसेन ने सम्राट अकबर के दरबार में कई वर्षों तक राग सुनाने और लोगों को संगीत की शिक्षा दी। तानसेन केवल संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने अपने संगीत के लिए शब्द लिखे और नए रागों की रचना भी की। तानसेन के अंतिम समय सम्राट अकबर उनकी मृत्युशैया के निकट थे। सम्राट को तानसेन के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें मालूम हुआ कि मुल्क ने एक महानतम संगीतकार और गायक को खो दिया। लेकिन तानसेन का संगीत अमर है। गुरु से चलकर शिष्यों तक वह आगे बढ़ता रहा और अब हर साल तानसेन की समाधि के पास एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। सारे देश के संगीतज्ञ यहाँ आते हैं, आयोजन में भाग लेते हैं और तानसेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बच्चों, यह थी तानसेन की कहानी हमारी लाइब्रेरी से। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।